नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जो ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए सेकंड है। ये हम लोग प्रीवियस ईयर्स और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पर हम अभ्यास कर रहे हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए 35 डेज ही शेष हैं, तो हम लोग इनका अभ्यास करते जाएंगे और अपना स्कोर अच्छा करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, किसी तालाब में अचानक शैवाल एल्गी अत्यधिक बढ़ जाएं तो सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? ऑप्शन ए, जल का पीएच बढ़ेगा। ऑप्शन बी, जल में घुली ऑक्सीजन घटेगी। और ऑप्शन सी, मछलियों की संख्या बढ़ेगी। और ऑप्शन डी, पानी मीठा हो जाएगा। तो किसी तालाब में अचानक शैवाल या जिसको एल्गी कहते हैं अत्यधिक बढ़ जाए तो सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तो सबसे पहले समस्या हो जाती है जो जल में घुली ऑक्सीजन होती है, साथ ही वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि अत्यधिक शैवाल जो एल्गी ब्लूम होते हैं रात में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे पानी में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियाँ क्या होने लगती? मरने लगती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, यदि किसी वन क्षेत्र में शीर्ष शिकारी टॉप प्रेडेटर्स समाप्त हो जाए तो सबसे पहले क्या प्रभाव दिखेगा? ऑप्शन ए, पौधों की संख्या घटेगी। ऑप्शन बी, शाकाहारियों की संख्या बढ़ेगी। और ऑप्शन सी, अपघटक समाप्त हो जाएंगे। और ऑप्शन डी, मृदा उपजाऊ हो जाएगी। तो यदि किसी वन क्षेत्र में शीर्ष शिकारी समाप्त हो जाएं तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाकाहारियों की क्या हो जाएगी? संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष शिकारी शाकाहारियों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, और उनके हटने से शाकाहारी क्या हो जाते हैं? अनियंत्रित बढ़ जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाकाहारियों की संख्या बढ़ेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों में नीचे दिए गए ऑप्शंस में जो है में से कौन सा उदाहरण जैव आवर्धन को दर्शाता है, यानी बायोमैग्निफिकेशन को दर्शाता है? ऑप्शन ए, समुद्र का ज्वार भाटा। ऑप्शन बी, कीटनाशक का मछलियों में जमा होना। ऑप्शन सी, पौधों में जल का अवशोषण। ऑप्शन डी, मिट्टी का अपरदन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उदाहरण जैव आवर्धन को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कीटनाशक का मछलियों में जमा होना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है? हानिकारक जो रसायन होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते हैं और उनकी सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। जिसका सही जवाब हो जाएगा कीटनाशक का मछलियों में जमा होना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, वर्षा जल संचयन का सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ क्या है? ऑप्शन ए, नदियों की गहराई बढ़ती है। ऑप्शन बी, भूजल पुनर्भरण होता है। ऑप्शन सी, वर्षा बढ़ती है। और ऑप्शन डी, बाढ़ कम होती है। तो वर्षा जल संचयन का सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ क्या होता है साथियों? यानी क्या होता है? भूजल पुनर्भरण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी जमीन में जाता है और अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? रिचार्ज होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5, साथियों थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम में तो थोड़ा सा बोलने में कठिनाई हो रही है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा अगर आपको थोड़ा सा समस्या हो रही है सुनने में। तो यदि किसी शहर में PM 2.5 का स्तर बहुत अधिक हो जाए तो मुख्य खतरा किस अंग का होगा? ऑप्शन ए, यकृत। ऑप्शन बी, फेफड़े। ऑप्शन सी, गुर्दा। और ऑप्शन डी, हृदय। तो यदि किसी शहर में PM 2.5 का स्तर बहुत अधिक हो जाए तो मुख्य खतरा किस अंग को हो जाता है? तो जाहिर सी बात है साथियों, हम लोग सांस फेफड़े से लेते हैं, तो फेफड़े को ही हमारे सबसे ज़्यादा समस्या होती है। क्योंकि क्या होता है, जो PM 2 कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं जो सीधे फेफड़ों तक जाकर गंभीर श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, मृदा में केंचुओं की अधिक संख्या किसका संकेत है? ऑप्शन ए, मिट्टी अम्लीय है। ऑप्शन बी, मिट्टी उपजाऊ है। ऑप्शन सी, मिट्टी शुष्क है। और ऑप्शन डी, मिट्टी प्रदूषित है। तो मृदा में केंचुओं की अधिक संख्या किसका संकेत है साथियों? तो यानी ये संकेत देती है कि मिट्टी उपजाऊ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केंचुए जैविक पदार्थ को ह्यूमस में बदलते हैं, जो मिट्टी की क्या करता है? उर्वरता बढ़ाता है। तो आपको ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, और साथ ही साथ अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा वीडियो क्लास में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन ही मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे और आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं आप, अगर आपके दोस्त भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए में से कौन सा
अजैविक कारक नहीं है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है, तो आपको बताना है तो कौन सा अजैविक कारक नहीं है साथियों। तो अजैविक कारक आपका बैक्टीरिया नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरिया का होती है जैविक यानी लिविंग घटक होते हैं, बाकी सभी क्या है यहाँ पे अजैविक है, यानी प्रकाश तापमान जल क्या है अजैविक है, और बैक्टीरिया क्या है आपका जैविक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8। ग्लेशियरों के पिघलने से सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न होगी। ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी समुद्र स्तर बढ़ना, ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा और ऑप्शन डी भूकंप। तो ग्लेशियरों के पिघलने से सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, तो ये सबसे समस्या होगी समुद्र स्तर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ग्लेशियर पिघलने से अधिक पानी समुद्र में जाता है, जिससे सी लेवल क्या होता है राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 9। किसी क्षेत्र में यदि लगातार एक ही फसल उगाई जाए तो मुख्य समस्या क्या होगी। ऑप्शन ए उत्पादन बढ़ेगा, ऑप्शन बी मृदा की उर्वरता घटेगी, ऑप्शन सी वर्षा बढ़ेगी और ऑप्शन डी कीट समाप्त हो जाएंगे। तो किसी क्षेत्र में यदि लगातार एक ही फसल उगाई जाए तो मुख्य समस्या क्या होगी साथियों, तो क्या हो जाता है मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है घट जाती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। वनों की कटाई से जल चक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण बढ़ता है, ऑप्शन बी वर्षा अनियमित हो जाती है, और ऑप्शन सी बादल अधिक बनते हैं, और ऑप्शन डी नदियाँ सूख जाती हैं। तो वनों की कटाई से जल चक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है साथियों वर्षा क्या हो जाती है अनियमित हो जाती है, कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो अनियमित यानी वनों से वाष्पोत्सर्जन होता है जो वर्षा में क्या करता है मदद करता है। वनों की कटाई से जल चक्र बिगड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन नवीकरणीय लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाला ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए सौर, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी जल विद्युत और ऑप्शन डी बायोगैस। तो निम्न में से कौन नवीकरणीय लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाला ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा है साथियों, तो ये है आपका बायोगैस। है तो नवीकरणीय लेकिन ये भी क्या करता है प्रदूषण उत्पन्न करता है। यह नवीकरणीय है पर जलाने पर क्या होती है थोड़ी सी क्या होती है इसमें से भी अपशिष्ट गैसें निकलती हैं। प्रश्न नंबर 12। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से अधिक स्थिर क्यों होता है। ऑप्शन ए इसमें कम जीव होते हैं साथियों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। इसमें कम जीव होते हैं, ऑप्शन बी इसमें वैकल्पिक ऊर्जा मार्ग होते हैं, ऑप्शन सी इसमें केवल शाकाहारी होते हैं, और ऑप्शन डी इसमें अपघटक नहीं होते। तो खाद्य श्रृंखला से अधिक स्थिर क्यों होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें वैकल्पिक ऊर्जा मार्ग होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फूड वेब यानी जो खाद्य श्रृंखला में कई विकल्प होते हैं, इसलिए एक जीव के खत्म होने से पूरा तंत्र नहीं टूटता। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटक हटा दिए जाएं तो क्या होगा। ऑप्शन ए मृत जीव जमा हो जाएंगे, ऑप्शन बी ऊर्जा बढ़ेगी, ऑप्शन सी पौधे तेजी से बढ़ेंगे, और ऑप्शन डी जल चक्र रुक जाएगा। तो इसका सही जवाब बताना है। तो क्या हो जाएगा यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटक जो डिकम्पोजर्स होते हैं हटा दिए जाएँ तो क्या होगा साथियों, तो क्या हो जाएंगे मृत जीव जमा हो जाएंगे। अपघटक मृत जीवों को तोड़ते हैं, उनके बिना अपशिष्ट जमा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्लास्टिक समुद्र में जाने से सबसे अधिक किसे नुकसान होता है। ऑप्शन ए समुद्री पक्षी और मछलियाँ, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी बादल और ऑप्शन डी नदियाँ। तो प्लास्टिक समुद्र में जाने से सबसे अधिक किसे नुकसान होता है साथियों, ये PYQ में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है सभी साथियों को पता होगा क्या होगा, समुद्री पक्षी और मछलियों को वे प्लास्टिक निगल लेते हैं जिससे उनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। ओजोन परत में छिद्र होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है। ऑप्शन ए अधिक पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी अधिक वर्षा, ऑप्शन सी भूकंप और ऑप्शन डी बर्फबारी। तो ओजोन परत में छिद्र होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है साथियों, तो क्या हो जाए अधिक पराबैंगनी किरणें क्या होने लगती हैं प्रवेश करने लगती हैं पृथ्वी में। ओजोन परत UV रेज रोकती है, छिद्र से त्वचा में क्या हो जाते हैं कैंसर वो फसल को भी नुकसान होता है। प्रश्न नंबर 16। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक क्यों नहीं प्रयोग किए जाते। ऑप्शन ए महंगे होते हैं, ऑप्शन बी मृदा और जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऑप्शन सी उत्पादन कम करते हैं, ऑप्शन डी वर्षा घटाते हैं। तो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक क्यों नहीं प्रयोग किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये मृदा और जीवों को क्या करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक खादें मिट्टी के सूक्ष्म जीव क्या करती है नष्ट कर देती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए अधिक पेड़, ऑप्शन बी सीमेंटेड सतहें, और ऑप्शन सी कम वर्षा, और ऑप्शन डी ठंडी हवा। तो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है साथियों, तो क्या है सीमेंटेड सतहें होती हैं, तो जिसकी वजह से पानी वहाँ क्या होता है अब्जॉर्ब नहीं होता और सब पूरा लेयर पे भरा रहता है, तो पानी ज़मीन में नहीं जा पाता, इसलिए रन ऑफ बढ़कर बाढ़ बन जाती है। ठीक है,
तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 18। और साथियों ये भी है कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो चैनल में PYQ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पड़ी हुई हैं, हर सब्जेक्ट की पड़ी हुई है। आप वहाँ पे जाके चैनल विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, पर्यावरण संतुलन किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है? ऑप्शन ए केवल मनुष्य पर, ऑप्शन बी जीव और अजैविक कारकों के संतुलन पर, ऑप्शन सी केवल पौधों पर, और ऑप्शन डी केवल जानवरों पर। तो पर्यावरण संतुलन किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है तो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जीव और अजैविक कारकों के संतुलन पर, यानी पर्यावरण दोनों के संतुलन से ही चलता है। प्रश्न नंबर 19, किसी नदी में कारखानों का अपशिष्ट जाने से पहले कौन प्रभावित होगा? जो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? ऑप्शन ए नाव, ऑप्शन बी मछलियाँ, ऑप्शन सी पुल, और ऑप्शन डी हवा। तो जाहिर सी बात है किसी नदी में कारखानों का अपशिष्ट जाने से पहले कौन प्रभावित होगा? सबसे पहले तो होंगी मछलियाँ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, वर्षा के जल का सीधा बहाव रोकने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए बाढ़ बढ़ती है, ऑप्शन बी भूजल बढ़ता है, ऑप्शन सी नदियाँ सूखती हैं, ऑप्शन डी मिट्टी खराब होती है। तो वर्षा के जल का सीधा बहाव रोकने से क्या होता है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूजल क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। रन ऑफ रोकने से पानी जमीन में जाता है, और वर्षा के जल का सीधा बहाव रोकने से क्या होगा? भूजल क्या होता है? बढ़ता है, नई से नदियों में बह के समुद्र में चला जाता है। प्रश्न नंबर 21, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी जैव विविधता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी पर्यटन बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन डी लकड़ी प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैव विविधता बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हर जीव पारिस्थितिकी संतुलन में क्या करता है? योगदान देता है। प्रश्न नंबर 22, अगर किसी झील में फास्फेट और नाइट्रेट अधिक हो जाए तो क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ए जल साफ होगा, ऑप्शन बी शैवाल तेजी से बढ़ेंगे, ऑप्शन सी मछलियां बढ़ेंगी, और ऑप्शन डी जल ठंडा होगा। तो अगर किसी झील में फॉस्फेट और नाइट्रेट अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? इसका सीधा सीधा क्या इफेक्ट पड़ेगा कि शैवाल तेजी से बढ़ेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर जीव क्या होता है, अधिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन जिसको कहते हैं, वो यूट्रोफिकेशन होने लगता है। तो अगर किसी झील में फॉस्फेट और नाइट्रेट अधिक हो जाते हैं तो शैवाल तेजी से बढ़ने लगता है। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव है? ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी शोर, ऑप्शन डी धूल। तो निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव है साथियों? तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यह दशकों तक असर डालने वाला दीर्घकालिक प्रभाव है। प्रश्न नंबर 24, बच्चों को पर्यावरण संरक्षण सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए केवल किताब पढ़ाना, ऑप्शन बी उन्हें पेड़ लगाने में शामिल करना, ऑप्शन सी केवल भाषण देना, और ऑप्शन डी वीडियो दिखाना। तो बच्चों को पर्यावरण संरक्षण सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा कि बच्चों को क्या करना? उन्हें पेड़ लगाने में शामिल करना अपने साथ। तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका करके सीखना होता है ना। प्रश्न नंबर 25, मिट्टी में अधिक रसायन मिलने से सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? ऑप्शन ए पौधों की जड़ें, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी बादल, और ऑप्शन डी हवा। तो मिट्टी में अधिक रसायन मिलने से सबसे पहले क्या प्रभावित है? जाहिर सी बात है पौधों की जड़ें ही प्रभावित होंगी। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। रसायन सीधे मिट्टी और जड़ों को ही प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 26, जल में तेल फैलने से क्या होगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का घुलना कम होगा, ऑप्शन बी पानी मीठा बनेगा, ऑप्शन सी मछलियाँ बढ़ेंगी, और ऑप्शन डी तापमान घटेगा। तो जल में तेल फैलने से क्या हो जाता है? उसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऑक्सीजन का घुलना कम होगा। तेल की परत से क्या होता है? हवा पानी में नहीं घुल पाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, कौन सा कार्य सतत विकास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अंधाधुंध खनन, ऑप्शन बी पेड़ काटकर सड़क बनाना, और ऑप्शन सी सौर ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन डी प्लास्टिक का प्रयोग। तो कौन सा कार्य सतत विकास का उदाहरण है? तो सतत विकास का उदाहरण है आपका सौर ऊर्जा। तो यानी सौर ऊर्जा का उपयोग यानी सतत विकास का उदाहरण है। यह स्वच्छ, नवीकरणीय और सतत है। प्रश्न नंबर 28, किसी क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होने का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल अधिक पेड़, ऑप्शन बी अधिक प्रकार के जीव, ऑप्शन सी अधिक मनुष्य, और ऑप्शन डी अधिक प्रदूषण। तो किसी क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होने का अर्थ है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी कि अधिक प्रकार के वहाँ जीव हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी बायोडाइवर्सिटी का अर्थ ही क्या होता है? वहाँ पे स्पीसीज़ यानी कि जो भिन्नताएँ होती हैं स्पीसीज़ प्रजातियों की, वो क्या होती है? विविधताएँ होती हैं उनमें। प्रश्न नंबर 29,
अगर मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाएं तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए परागण, ऑप्शन बी वर्षा, और ऑप्शन सी हवा, और ऑप्शन डी मिट्टी। तो अगर मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाए तो सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? तो सबसे पहले प्रभावित होता है परागण, क्योंकि मधुमक्खियाँ प्रमुख क्या होती हैं? पॉलिनेटर होती हैं, परागक होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों एक अंतिम प्रश्न बचा हुआ है, तो वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। आपके बताने से थोड़ा मुझे सजेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि कैसे मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके दोस्त मित्र यार भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। 15 मिनट में आपकी देखिए क्लास खत्म हो गया। अच्छे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस का अभ्यास किया हम लोगों ने। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना कहलाता है ऑप्शन ए दोहन, ऑप्शन बी संरक्षण, और ऑप्शन सी प्रदूषण, और ऑप्शन डी शोषण। तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना कहलाता है साथियों, तो क्या कहलाता है? संरक्षण यानी कंजर्वेशन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भविष्य के लिए बचाओ यानी कंजर्वेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों आज हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्नों का अभ्यास किया। तो वीडियो क्लास तक आप बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।